देखिए हम लोग यहाँ पे अब पढ़ने जा रहे हैं रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ लाइन। दो तरह का समीकरण नजर आएगा आपको। अगर हिंदी में बात करेंगे तो आएगा एक सदिश समीकरण और एक होता है कार्तीय समीकरण, है कि नहीं है? सदिश समीकरण और एक क्या होता है, और इंग्लिश में बात करेंगे तो कहेंगे हम लोग वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन, है कि नहीं है? इसमें खाली देखने में लगता है कि फार्मूला सब बड़ा बड़ा है, लेकिन देखिए हम लोग याद रखना भी उतना आसान होता है, मतलब डिफिकल्ट नहीं होता है कि नहीं है? और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही मिलेगा कि प्रॉब्लम इसका आसान रहेगा। अगर इसको आप समझ गए ना तो प्रॉब्लम आप आसानी से नंबर उठा लीजिएगा 5 नंबर का, है कि नहीं है? चलिए हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक यहाँ पे आप करेंगे। तो लिखिएगा पहले कि यदि रेखा बिंदु ए से गुजरती है एवं सदिश बी के समांतर है। पहला कंडीशन क्या बोल रहा है यहाँ पे? पहला हेडलाइन बनाइएगा, किसमें दिया हुआ है कि दिए गए बिंदु ए से जाने वाली किसी एक बिंदु से ये जा रही है। एक बिंदु से क्या हो रहा है, ये रेखा पास कर रहा है और एक सदिश के क्या है, समांतर है ना? उस समय रेखा का समीकरण क्या होगा? तो देखिए फिगर हम बनाएंगे, आप समझिएगा। एक रेखा ले लिए, एक बिंदु ले लिए। ये बिंदु क्या है, इससे रेखा को एक आप गुजार दिए, ये रेखा क्या हो गया? अब बिंदु क्या ले लिए आप, एवं ये सदिश बी के क्या है, समांतर है। तो एक सदिश बी आप क्या ले लिए, या सदिश एम भी ले सकते हैं। क्या ले लिए आप यहाँ पे, एम ले लिए, या नहीं तो चलिए बी रहने दीजिए, अच्छा रहेगा। ये आप क्या ले लिए, सदिश बी ले लिए, है कि नहीं है? अब ऐसे कंडीशन में देखिए दो प्रकार का समीकरण होगा। हम क्या बोले अभी, दो प्रकार का। एक होगा सदिश समीकरण और एक होगा क्या जानते हैं, कार्तीय समीकरण। तो दोनों में दोनों पूछ सकता है या दोनों में किसी एक को पूछ सकता है। लॉन्ग सवाल रहेगा तो दोनों निकालने के लिए कहेगा, और लॉन्ग सवाल के लिए थोड़ा सा कंडीशन अलग रहेगा, कुछ से कुछ इधर उधर करेगा। अगर 2 नंबर का रहेगा तो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा कि ऐसा समीकरण निकालिए, वैसा समीकरण निकालिए, है कि नहीं? अब अगर बिंदु दिया हुआ है ए, तो इसका कुछ ना कुछ सदिश वेक्टर, ये क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर उसका निकलेगा। स्थिति सदिश नहीं निकलेगा क्या? स्थिति सदिश कहाँ से लेते हैं, मूल बिंदु से लेते हैं। कहाँ से लेते हैं आप, मूल बिंदु से। ओ ए क्या ले लिए आप, स्थिति सदिश क्या ले लिए, ए क्या ले लिए, ए। अगर नहीं भी दिया हुआ है तो जैसे बिंदु दिया हुआ है 2, 3, 5 के रूप में, तो स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, i + 2j + कितना 3 के, ऐसा निकाल लेते थे कि नहीं? हम निकाल लेंगे। या नहीं तो पहले से दिया हुआ है स्थिति सदिश तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दिया हुआ है तो हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ पे स्थिति सदिश हो गया। अब समीकरण को दर्शाने के लिए एक लेंगे आर वेक्टर, और आर को लेंगे आप क्या, पी। आर को क्या लीजिएगा, पी यहाँ पे, है कि नहीं? अब यहाँ से लिखते हैं रेखा का सदिश समीकरण। दो तरह का होता है, रेखा का सदिश समीकरण और कार्तीय। तो पहला लिख रहे हैं हम क्या, सदिश समीकरण, मतलब जो सदिश के रूप में रहेगा। तो रेखा का, लिखते चलिएगा, रेखा का सदिश समीकरण, रेखा का सदिश समीकरण, इक्वेशन वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन। सुनिए, देखिए यहाँ कैसे लिखेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस, कौन ए वेक्टर, अब प्लस पैरेलल है ना, तो लैम्डा इंटू कितना, बी वेक्टर।
लैम्डा इंटू क्या, तो बी वेक्टर। बात समझ में आया कि नहीं आया? यही था आपका, क्या जान रहे हैं, रेखा का सदिश समीकरण। चल लिखिए जल्दी आप, स्टेप को समझिए कि कैसे हम करते हैं यहाँ पे, है ना। खैर इस बार थोड़ा शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं, नहीं तब तो एक एक फार्मूला को एक्सप्लेन कर कैसे आया ये फार्मूला ना, ये तो खाली डायग्राम से समझा दिए, ये कैसे आएगा ये भी बता देते थे। अब यहाँ से सुनिएगा, अगर मान के चलिए कि कोई एक बिंदु जो दिया हुआ है, ये x1, y1, क्या z1, दिए गए बिंदु को आप हमेशा x1, y1, z1, x2, y2, z2 ये इससे इंडिकेट करते हैं। और जो ये वाला है P बिंदु, ये x, y, z के रूप में दिखाइएगा, जो समीकरण को दर्शाएगा। ये r जो लिए हुए हैं ना, ये अब हमेशा चाहे जब भी हो, प्लेन भी क्यों ना पढ़ें, लाइन भी क्यों नहीं पढ़ें, किसी को भी पढ़ेंगे, अब r वेक्टर हमेशा जानते हैं क्या हो जाएगा, x, y, क्या z, है ना, क्या हो जाएगा x, y, z। अब यहाँ पे अगर रेखा का कार्तीय समीकरण अगर आप निकालते हैं, सेकंड नंबर इसी का, कि रेखा का कार्तीय समीकरण, रेखा का कार्तीय समीकरण, तो लिखिए, देखिए कैसे लिख रहे हैं, x माइनस x1, x माइनस y माइनस y1, z माइनस, कहाँ से लिए ये हम, x माइनस x1, y माइनस z माइनस। अब b वेक्टर जो है ना, तो वो तो कंपोनेंट के रूप में नहीं दिया रहेगा। मान के चलिए कि b वेक्टर आपका दिया हुआ है ai प्लस bj प्लस किसमें, c के, है कि नहीं है। तो अब बताइए, है कि नहीं है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा a, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा b, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये abc क्या है पता है, दिक् अनुपात। क्या है, दिक् अनुपात, मीन्स dr कहेंगे क्या, तो आपको इसको दिक् अनुपात होगा। बात समझे कि नहीं, ये क्या हो जाएगा, तो आपका दिक् अनुपात हो जाएगा। तो रेखा का कार्तीय समीकरण यही हो जाएगा, है ना, रेखा का कार्तीय समीकरण वही हो जाएगा। लिखिए, देके आपको दे दिया दिक् कोसाइन, बात समझे ना, आपको dr नहीं दे के क्या दे दिया, dc दे दिया, मतलब दिक् कोसाइन दे दिया। तो दिक् कोसाइन अगर आपको दे दिया तो कुछ नहीं चेंज करना है। तो हम हमेशा बोलते थे कि ABC हमेशा डायरेक्शन रेशियो होता है, और दिक् कोसाइन क्या होता है, L, M, क्या होता है, N होता है, L, M, क्या होता है, N होता है। तो बताइए, अब जहाँ ABC का प्रयोग किए थे, अब वहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे बताइए, x माइनस x1 बाय L इक्वल टू y माइनस y1 बाय कितना m, और z माइनस z1 बाय क्या होगा m। समझे कि नहीं बात को। अगर दिक् अनुपात का बात करेगा तो ABC का प्रयोग करेंगे, अगर दिक् कोसाइन का बात करेगा तो हम लोग किसकी बात करेंगे, L, M, N। और स्ट्रक्चर तो लिखने का तरीका आपको पता चल गया। ये कब का प्रयोग कब कीजिएगा, जब सवाल में अब यहाँ पे देखिए समांतर का कंडीशन आपको नहीं रहेगा, पैरेलल का कंडीशन यहाँ पे सवाल में आपको, यहाँ पे सीधे आपको कह देगा कि रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जब वो रेखा दो बिंदु से होके गुजरती है। हाँ, ये पूछेगा जरूर कि रेखा का सदिश समीकरण निकालिए कि रेखा का कार्तीय समीकरण निकालिए। बात समझे कि नहीं, रेखा का सदिश समीकरण निकालिए या रेखा का कार्तीय समीकरण निकालिए। तो अब यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, कि एक बिंदु ले लिए A और एक बिंदु क्या ले लिए, चलिए गुजार दीजिए, ये ले लिए A और ये ले लिए क्या। अगर आप अगर मान के चलिए कि सदिश समीकरण निकाल रहे हैं, वेक्टर इक्वेशन ज्ञात कर रहे हैं, है कि नहीं है। तो अब यहाँ से हम वेक्टर के बारे में बात करेंगे। तो क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर के बारे में, इसका ले लीजिएगा तो B वेक्टर हो जाएगा, चाहे पॉइंट के रूप में दिया रहेगा तो वही I, J, K के रूप में लिख लेंगे, है कि नहीं है।
या नहीं तो डायरेक्ट अगर स्थिति सदिश दे देता है तो फिर भी हम क्या करेंगे, यही वो लिख लेंगे। और यहाँ से ये हो जाएगा क्या, ए वेक्टर। एक इक्वेशन दिखाने के लिए आप क्या ले लिए अपने मन से, आर ले लिए ना। तो अब यहाँ पे देखिए, लिखिएगा कैसे समीकरण बन रहा है, सुनिएगा। रेखा का सदिश समीकरण इक्वेशन ऑफ वेक्टर इक्वेशन वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन इक्वल टू, सुनिए, आर वेक्टर इक्वल टू, देखिए क्या लिख रहे हैं, आर वेक्टर इक्वल टू, है ना, ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर लैम्डा इंटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। बी माइनस क्या, तो पहले यहाँ पे पैरेलल दिया रहता था लेकिन अब पैरेलल नहीं है, तो वही ए वेक्टर प्लस, पहले ए वेक्टर प्लस करते थे एम लैम्डा इंटू, चूंकि बी वेक्टर पैरेलल था लेकिन हमको यहाँ पे दो ठो यहाँ पे प्रेजेंट है, तो लैम्डा इंटू क्या कर देंगे, बी माइनस ए। अब ये तो हुआ आपका क्या, रेखा का सदिश समीकरण हुआ। हमको अब दूसरा क्या निकालना है इसमें बताइए, कार्तीय समीकरण। क्या निकालना है, तो लिखिएगा रेखा का कार्तीय समीकरण, रेखा का कार्तीय समीकरण रेखा का कार्तीय समीकरण। अब सुनिए, यहां ध्यान दीजिएगा, पहले भी क्या लिखते थे आप, x माइनस कितना, x माइनस x1, y माइनस y1, और फिर क्या, z माइनस। अब ए बी सी अगर यहाँ पे था, बताइए आप, ए बी सी नजर आ रहा है तो, लेकिन ए बराबर याद कीजिए जब दो बिंदु रहता था x2 माइनस x1 लिखते थे, याद आया, क्या है यहाँ, ए है ना, यहाँ क्या है, बी, यहाँ क्या है, लेकिन यहाँ तो दिक् को साइन कहीं नहीं दिया हुआ, यहाँ तो दो बिंदु के रूप में दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखते थे, याद कीजिएगा, x माइनस x1 बाय ए के बदले क्या, x2 माइनस x1 लिखते थे, याद कीजिए, दिक् अनुपात के रूप में नहीं लिखते थे। फिर बताइएगा, बराबर इक्वल टू y माइनस y1, बी के बदले क्या लिखेंगे बताइए, y2 माइनस y1, फिर क्या लिखेंगे बताइए, z माइनस z1 बाय फिर कितना, z2 माइनस z1, है कि नहीं है। ये चूंकि यहाँ पे a बराबर हो जाएगा x2 माइनस x1, b बराबर हो जाएगा y2 माइनस y1, और c इक्वल टू हो जाएगा z2 माइनस कितना, z1, है कि नहीं है। ये हो जाएगा आपका, बात समझे कि नहीं। चलिए लिखिए, एंगल बिटवीन टू लाइंस। पहला कंडीशन जो सदिश समीकरण था, हाँ लिखिएगा, यदि हेडलाइन बनाइएगा, यदि दो रेखाओं का सदिश समीकरण दिया हुआ है, दो रेखाओं का सदिश समीकरण दिया है ना, क्या दिया हुआ है, दो रेखाओं का सदिश समीकरण क्या है, दिया हुआ है कि नहीं। तो सदिश समीकरण अभी क्या पढ़े थे, याद आया क्या कुछ, L1 का समीकरण R बराबर A प्लस लैम्डा बी पढ़े थे। अब चूंकि दो ठो है तो 1 1 सब में डाल देंगे, चूंकि अलग अलग मान न दिया रहेगा, है ना। अब L2 का समीकरण मान के चलिए R2 इक्वल टू A2
प्लस, अब लैम्डा नहीं, चूंकि यहाँ 3 है तो यहाँ 4 भी तो हो सकता है, तो लैम्डा के बदले फिर एक तो कोई ले लेंगे स्केलर क्वांटिटी, क्या तो भाई आप म्यू ले लीजिए, लैम्डा म्यू, म्यू का सिंबल इस प्रकार से होगा B2। हाँ, अब यहाँ से अगर बनाइएगा दो रेखाओं के बीच कौन, दो रेखाओं के बीच कौन, एंगल बिटवीन टू लाइन्स इक्वल टू, एंगल बिटवीन टू लाइन्स इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा कि cos थीटा, सुनिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, B1 डॉट B2 बाय B1 मोड B2, पहला फार्मूला। समझ में आया ना? आए क्या किया हम, क्या निकाल रहे हैं आप, दो रेखा के मध्य कौन, एंगल बिटवीन टू लाइंस, कब, जब आपको कार्तीय समीकरण दिया हुआ है, कार्टेशियन इक्वेशन दिया हुआ है। कार्टेशियन इक्वेशन अभी हम आपको बताए थे, L1 का मान के चलिए कि दिया हुआ है कि x माइनस x1 बाय A1, चूँकि A1 B1 का ही यूज कर रहे हैं हम, चूँकि अब दो ठो लाइन है ना, x माइनस y माइनस y1 बाय B1, z माइनस z1 बाय क्या C1, L2 हो जाएगा x माइनस x2 बाय कितना A2, y माइनस y2 बाय कितना B2, यहाँ से z माइनस z1 बाय क्या C2, क्या हो जाएगा, ओह हाँ यहाँ क्या होगा Z2। आपको इस तरह का लाइन सवाले में दिया रहेगा, कहेगा कि दो रेखा के बीच कौन ज्ञात कीजिए। हम सबसे पहले इसमें निकाल लेंगे, क्या जानते हैं, dr, क्या निकालेंगे, dr यहाँ पे क्या दिया हुआ है, A1 B1, यहाँ dr मतलब डायरेक्शन रेशियो, अनुपात A2 B2 और क्या, तो यहाँ से लिखेंगे, यहाँ पे dr हो जाएगा डायरेक्शन रेशियो A1 B1 और कितना, और यहाँ से dr हो जाएगा आपका क्या A2 B2 और क्या C2, क्या हो जाएगा A2 B2 और क्या हो जाएगा C2। अब हम बात कर रहे हैं दो रेखा के बीच, दो रेखाओं के बीच कौन, एंगल बिटवीन टू लाइन्स, एंगल बिटवीन टू लाइन्स इक्वल टू, देखिए कैसे फार्मूला लिखते हैं, थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत आसानी से हम लोग इसको याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ नज़र रखिएगा खाली, cos थीटा इक्वल टू, इस तरह का सवाल दिया होता, आप क्या निकाल लेते, dr डायरेक्शन रेशियो, दिक् अनुपात A1 B1 और C1, A2 B2 और C2, है कि नहीं, तो लिखते हैं आप A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू कितना B2 प्लस C1 इंटू C2 बाय रूट ओवर A1 का होल स्क्वायर प्लस B1 का होल स्क्वायर प्लस C1 का इंटू रूट ओवर A2 का होल स्क्वायर B2 का होल स्क्वायर C2 का होल स्क्वायर का क्या निकाल देंगे भाई, मोड निकाल देंगे, समझे ना। यही हो गया क्या कि दो रेखाओं के बीच कौन। अब यही दिक् अनुपात नहीं बोलता, आपके पास क्या दिया रहा था, दिक् कोसाइन, क्या दिया रहा था, दिक् कोसाइन। हाँ, ये तो कब लिए, जब आपको दिक् कोसाइन था। अगर मान के चलिए कि अगर LMN है, ये तो dr था, है कि नहीं है। अब यहाँ से मान के चलिए आपका किसकी बात कर रहे हैं हम, DC के बारे में, मतलब क्या समझ रहे हैं, डायरेक्शन
कोसाइन, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिखते हैं बताइए कि L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 बाय रूट ओवर L1 का स्क्वायर M1 का स्क्वायर N1 का स्क्वायर L2 का स्क्वायर M2 का स्क्वायर N2 का स्क्वायर होगा। बात समझे ना। तो दिक् अनुपात दिक् कोसाइन में आपको क्या होना चाहिए कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया है। अगर दिक् अनुपात तो भाई ABC के टर्म में, अगर दिक् कोसाइन के रूप में दिया हुआ है तो LMN के रूप में आप यूज करेंगे, ठीक ना। चलिए लिखिए, कौन क्या है 90 डिग्री है। थीटा इक्वल टू मीन्स L1 परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, L2 नहीं होगा। दो लाइन जो एक दूसरे के क्या है लंबवत है, परपेंडिकुलर है, तो उस समय बताइए कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिखे थे अभी आप याद कीजिएगा कि क्या लिखे थे A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 बाय रूट ओवर A1 का होल स्क्वायर B1 का होल स्क्वायर C1 का होल स्क्वायर क्या A2 का होल स्क्वायर A2 का होल स्क्वायर प्लस B2 का होल स्क्वायर C2 का होल स्क्वायर। अब बताइएगा कि कॉस थीटा 90 डिग्री ले रहे हैं ना आप, तो कॉस 90 का मान कितना हो जाएगा, 0 नहीं होगा कि कॉस 90 का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है कि नहीं है। तो यहाँ से कॉस 90 ये 90 डिग्री पर ये कॉस 0, हाँ तो बताइए ये टोटल ये 0 आएगा ना, तो ये टोटल आके इधर गुना हो के क्या हो जाएगा टोटल मान 0। तो यहाँ से क्या कंडीशन निकलेगा पता है कि A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 बराबर क्या, कब, जब आप DR आपको दिया हुआ है। अगर दिक् कोसाइन की बात बोले तो ये किसके लिए फॉर्मूला बनेगा, और DC के लिए बात करें तो भाई L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 बराबर कितना, चाहे लाइन पढ़े चाहे प्लेन पढ़े कंडीशन कभी बदलने वाला नहीं है कि नहीं है। सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आप खाली इसको एक बार नज़र रख लीजिएगा ना तो निश्चित तौर पे इससे सवाल बनेगा। दूसरा कंडीशन क्या है भाई पैरेलल का, क्या कंडीशन 2 क्या होगा कि when L1 पैरेलल टू L2 क्या बोलते थे उसमें बताइए, जब A1 इंटू A2 ना तो A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय क्या B2 और C1 बाय कितना C1 बाय C2। पहला कंडीशन किसके लिए ये होगा, DR के लिए होगा। अगर हम बात करेंगे किसके लिए DC के लिए, अगर हम बात करेंगे तो भाई L1 बाय क्या L2 इक्वल टू M1 बाय कितना M2 इक्वल टू, फिर यहाँ से हो जाएगा N1 बाय कितना। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए कल से एक्सरसाइज हम लोग 11.2 स्टार्ट कर देंगे परसों से।